वेलकम टू जनरल सीएसएस। मैं हूं सकलैंत जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के ऊपर। आपने पिछले 2 दिन में वीडियोस देखी, वो करंट अफेयर्स के ऊपर थी। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं। दे आर एक्चुअली फॉर योर वन पेपर एग्जाम्स फॉर पीपीएससी एंड एफपीएससी एनटीएस एटसेट्रा। पिछले 2 दिन से मैं ज़रा बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना सका। आज का हमारा टॉपिक है जी द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन। दिस इज एक्चुअली द टॉपिक नंबर 4 फ्रॉम सीएसएस 2023 एसए एग्जाम। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि बारी बारी एक एक करके एक एक ऐसे को अलग से डाइसेक्ट करें, थोड़ा सा उनके ऊपर मज़ीद इलेबोरेट करें, उनके अंदर एग्जांपल्स ऐड करें, आर्गूमेंट्स हमें दें या पॉसिबल डायरेक्शंस बता दें। सो दिस इज़ व्हाट वी आर कंटिन्यूइंग विद। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दिस दैट आई एम श्योर ऑफ। और आप मेरा पिछला कंटेंट भी जाके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे आते हैं जी। टॉपिक नंबर 4 वी हैव द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स। ये एक्चुअली एक लिटरेरी टाइप का ऐसे है, जिसको आप रिफ्लेक्टिव भी कहते हैं, एक्सपोजिटरी भी कहते हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप उसको कहना चाहें। द पॉइंट इज कि यू हैव टू स्टे रेलिवेंट इन योर एसे। ठीक है जी। अब ये इतना वाइड टॉपिक है, लेकिन अगर आप उसको वाइड करते करते बहुत दूर चले जाएंगे तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा। मेन मसला ही ये आता है हमें रिफ्लेक्टिव या फिर लिटरेरी एसेस में। और दूसरी बात यह है कि लिटरेरी एसेस चूँकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते होते, हमारी उनकी प्रैक्टिस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटी नहीं हमने डेवलप की होती लिटरेरी एसेस के हवाले से, तो इसलिए हम उनको करने से कतराते हैं। लेकिन मैं आपके साथ बारी बारी सारे टॉपिक्स जो हैं वो शेयर करता जाऊँगा। कुछ टॉपिक्स हैं जो वाकई काफ़ी ज़्यादा अनकन्वेंशनल है, उनमें से एक ये भी है बट वी कैन डेवलप एन आउटलाइन ऑन दिस एंड वी कैन राइट अ फुल ऐसे ऑन दिस टॉपिक एज वेल। और यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको डाइसेक्ट कर सकते थे, या इसकी डायरेक्शंस ओपन करके फिर आप उसको किस तरह से लेके चलते तो आपका ऐसे पूरा हो जाता। ठीक है। मेन डायरेक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद उसका वे फॉरवर्ड या चैलेंजेस वगैरह देना वो आपके ऊपर है। इसके अंदर मैंने रीज़न ये है कि चैलेंजेस वगैरह आप खुद लिख लें, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स इंक्लूड की हैं जो कि हमें नॉर्मली नहीं मिलती, या फिर हम लोग एग्जांपल्स ढूंढते रह जाते हैं। ठीक है। सो लेट्स गो विद द प्रिंसिपल डायरेक्शंस। काफ़ी सारी प्रिंसिपल डायरेक्शंस हो सकती हैं उसमें। पॉइंट इसके काफ़ी तरह से आप इसको लिख सकते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन कम्युनिकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है इस ऐसे की, जिसको आपने लाजमी लाजमी टच करना ही करना है। ठीक है जी। फिर रोल ऑफ स्पीकिंग भी है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन या फिर किसी के साथ बात करना जो वो सिंपली इट इज़ सिंपली अबाउट लिसनिंग, भाई आप गूंगे होकर बैठ जाएं और आप सिर्फ सुनते रहे, आप कुछ बोले ही ना, दैट इज़ नॉट द केस। अगर आप टॉपिक को देखो तो द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स, आपको तो यही लगता है जी कि जो भी बोलेगा वो बेवकूफ़ है, बट दिस इज़ नॉट द केस। दिस इज़ एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि जो बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है या बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बोलने में, या फिर दूसरों को बोलने नहीं देता, दैट इज़ इन फैक्ट द फूल। ठीक है। आपको चाहिए कि एक बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशन रखें, उसमें भी अगर आप ज़्यादा सुनते हैं तो यू आर अमंग द वाइज, बिकॉज उससे आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो सुनने का मौका मिलेगा। आप मज़ीद अच्छे तरीके से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आपको दूसरों के प्रॉब्लम्स का पता चलेगा एंड एवरीथिंग। एंड दिस इज़ व्हाट दिस ऐसे इज़ रियली अबाउट। और इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, फिर हाउ लिसनिंग इज़ बेटर, ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स हैं बट यू कैन डाइसेक्ट दैम। कुछ पॉइंट्स इनके जो हैं वो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं होंगे। फिर विजडम एंड लिसनिंग आर इंटरलिंक्ड, कि अगर आप उसको विजडम वाली साइड पे लेना चाह रहे हैं कि जो दुनिया में वाइज लोग आए हैं वो ज़्यादातर सुनते थे, लोगों की बातें सुनते थे, लोगों को ऑब्जर्व करते थे, लोगों की बातें पढ़ते थे। सो ये जो हमारे पास कोटेशन है ऊपर, द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स, दिस एसेंशियली मीन्स दैट यू शुड स्पीक ओनली व्हेन देयर इज़ अ नीड टू। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात है कि द वाइज लिसन्स के वाइज आदमी वही है जो सुनता है या दूसरों को ऑब्जर्व करता है या दूसरों की बातें पढ़ता है या नॉलेज हासिल करता है कि किस तरह से मैं दूसरी चीज़ों को बेहतर बना सकता हूँ, मैं अपनी स्पीकिंग को बेहतर बना सकता हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकता हूँ, मैं दुनिया को बेहतर बना सकता हूँ, दुनिया की पीस सिचुएशन को बेहतर बना सकता हूँ। द वाइज पर्सन simply observes them, reads about them, learns his lessons, and then implements. He makes better decisions. This is what this essay is about. ठीक है जी। बाकी जो अलग-अलग सेक्शन या छोटी मोटी चीज़ें मैं आपके लिए ऐड की हुई हैं वो है कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, क्यों लिसनिंग ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स एंड ओपिनियंस। ठीक है जी।
अगर आप सुनेंगे तो तभी आप दूसरों के पर्सपेक्टिव और ओपिनियन जो है उनको समझ सकते हैं। सेकेंडली, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। भाई जब आप दूसरों की बातें सुनेंगे तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड यू विल हैव मोर क्लैरिटी कि बेहतर डिसीजन क्या है। यू विल बी एबल टू मेक बेटर एंड रैशनल डिसीजंस। ठीक है जी। फिर है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप अच्छी डिसीजंस इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। यू आर एबल टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स एज कम्पेयर टू द टाइम व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग टू एनीवन एंड सिंपली यू आर गोइंग विद योर गट फीलिंग और योर ओन विजडम। एक आदमी की जो विजडम है या फीलिंग है वो काफ़ी नहीं है। ही हैज़ टू हैव इनपुट फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। ठीक है जी। फिर है जी बिल्डिंग ट्रस्ट एंड मॉडरेशन के। अगर आप दूसरों से सुनते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं तो ऑब्वियसली उससे लोगों के अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है कि यार ये बंदा जो है वो मॉडरेट है और वी कैन ट्रस्ट हिम। कि अगर हम उसके साथ किसी महफिल में बैठे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड वी डू ट्रस्ट दैट देयर विल बी अ बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशन एंड ही विल इनपुट एंड ही विल गिव इनपुट इन अ मॉडरेट वे और वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। ठीक है जी। फिर है जी इंटेग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कि लिसनिंग जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन टू वे होती है। अगर आप मैथ कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो आप इस ऐसे को बेहतर तरीके से लिख सकते थे क्योंकि आपको स्पीकिंग, लिसनिंग, नॉइज़, चैनल वगैरह के हवाले से भी आपको क्लैरिटी होगी और फिर आप उसमें एग्जांपल्स वगैरह अगर ऐड कर देते हैं तो दैट इज़ अ प्लस। ठीक है। फिर है जी रोल ऑफ द स्पीकिंग। अब अच्छा, ये रोल ऑफ स्पीकिंग जो है इसको मैंने पॉजिटिव वे में थोड़ा सा लिखा है कि जी स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि ख़राब चीज़ है, इस इट्सल्फ ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन जो फ्लिप साइड है उसकी वो गलत है, उससे आपने बचना होता है। एंड दैट इज़ व्हाट दिस ऐसे इज़ अबाउट कि ज़्यादा बोलने से बचना है और लिसनिंग जो है वो केयरफुल होनी चाहिए ताकि आप अच्छी डिसीजंस पे पहुंच सकें। ठीक है जी। स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है? एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स है आपका। देन वी हैव शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है तो वो भी आप बोल के ही दूसरों की तरफ पहुंचाते हैं। परसुएजन एंड इन्फ्लुएंस। अगर आपकी थॉट्स हैं या फिर आपका कोई आइडिया है, कोई ओपिनियन है, उससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि इन माय ओपिनियन दिस स्ट्रेटजी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एंड द गवर्नमेंट इज़ जस्ट मेकिंग अस फूल। ठीक है, ये आपका ओपिनियन, तो आप इससे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल। ठीक है जी। इंटीग्रेशन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जिस तरह लिसनिंग एक इंटेग्रल पार्ट है उसी तरह स्पीकिंग एक इंटेग्रल पार्ट है। स्पीकिंग कम्स फर्स्ट, लिसनिंग कम्स सेकंड। लेकिन कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, दैट मैटर्स अ लॉट। लीडरशिप एंड डायरेक्शन। तो अगर स्पीकिंग ना होती तो कोई लीडरशिप ना होती। जो लीडर है वो बोल के ही दूसरों को मोटिवेट भी करता है, उनको डायरेक्ट करता है कि आपने अगला स्टेप क्या लेना है। जैसी भी लीडरशिप है वो अपने फॉलोअर्स को डायरेक्ट करती है, हिदायत देती है, फॉर्मुलेट्स द पॉलिसी फॉर देम टू फॉलो। ठीक है जी। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड है कि ये गलत चीज़ भी हो सकती है। इट कैन बी फेटल फॉर यू एज वेल। कैसे है जी? लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो दैट शोज़ कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते। सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी। कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोलते ही जाते हैं, अपने बारे में बोलते हैं, या मतलब दूसरों ने 2 सेकंड बात की, आप 15 मिनट बात करते रहते हैं। दैट मीन्स कि यू हैव अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी। यू लाइक टू बी द फोकस ऑफ कॉन्वर्सेशन। यू लाइक टू बी, यू लाइक कि जनाब जो स्पॉटलाइट है वो हर वक्त आपके ऊपर रहे। यू वॉन्ट अदर पीपल्स अटेंशन। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रेड फॉर यू टू हैव। यू शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। जहाँ पे इनपुट देनी चाहिए वहाँ पे दे, अदरवाइज आप खामोश होकर दूसरों की बातें सुने भी। फॉर एग्जांपल जो CSS PMS या किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में वहाँ पे एक्सटेम्पोर स्पीच होती है। ठीक है, उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन भी होती है। तो ग्रुप डिस्कशन का मकसद ये है कि वो देख रहे होते हैं कि जनाब ये बंदा जो है खुद बोलता है, इनिशिएटिव लेता है कि नहीं लेता। अगर लेता है तो क्या ये 10 मिनट सारे खुद ही ले जाएगा, या फिर ये 2-3 मिनट बाद या 1-1.5 मिनट बाद दूसरों को मौका देगा अपनी टोन डाउन करके मैं अब अपनी बात ख़त्म करने लगा हूँ, तो समवन एल्स कैन कैरी द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। तो ये दिस इज़ अ डिज़ायरेबल थिंग। डोमिनेंस एंड ओवरपावरिंग ट्रेड्स। तो अगर आप बोलते ही जाते हैं और आप किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रहे, आपकी आवाज़ में सांस नहीं मिल रहा और आप कह रहे हैं कि मैंने ही बोल रहे, खबरदार कोई इसके दरमियान में आया, तो दैट शोज़ कि यू हैव अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी। यू आर नॉट अ टीम वर्कर और आपकी एक ओवरपावरिंग पर्सनैलिटी है। यू हैव ओवरपावरिंग ट्रेड्स एक्चुअली, जिसकी वजह से यू आर मोर प्रोन टू मिस यूज़ या एब्यूज़ ऑफ पावर।
ठीक है जी। जाहिर है कि अगर आपकी दिस इज़ सोशल सेटिंग ना, कि कन्वर्सेशन जहाँ पे हो रही है वो सोशल सेटिंग है, तो अगर आप उसमें ही मॉडरेट नहीं है, अगर आप उसमें ही लोगों की का ख्याल नहीं रख रहे, सो व्हेन यू हैव अ पोजीशन ऑफ पावर, व्हेन यू सिट इन अ सिग्निफिकेंट चेयर, तो उस वक्त की क्या गारंटी है कि जनाब आप मॉडरेट रहेंगे, या फिर यू विल फॉलो द रूल ऑफ लॉ, यू विल फॉलो द SOPs? नहीं, यू विल डेफिनेटली, यू विल मोस्ट प्रोबेबली बी प्रोन टू गोइंग फॉर द एक्सट्रीमिटीज़, और आप फिर जो है जो भी कुछ करना हो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसको करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग। इंटॉलरेंस के अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इट ऑल्सो शोज़ कि यू हैव इंटॉलरेंस फॉर द व्यूज़ ऑफ अदर्स, और पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ आर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रोसेस के। लिसनिंग इज़ बेटर, लिसनिंग जो है वो स्पीकिंग से बेटर है जनाब, ऑल्दो दोनों पार्ट हैं, बट इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन यू हैव अ प्लस। वो कैसे है कि जी हेल्प्स इन रीचिंग ब्रॉड बेस्ड डिसीजंस। अगर आप सुनते हैं, यू सिट, आप थोड़ा सा बोलिए आपने, फिर आप सारे लोगों की सुन रहे हैं, आपके पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं, तो फिर एक वाइड एरे ऑफ नॉलेज से आप एक ब्रॉड बेस्ड डिसीजन की तरफ पहुंच जाते हैं। दिस इज़ व्हाट लिसनिंग इज़ अबाउट। सेकेंडली, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप अकेले हैं या दो लोग हैं, तो स्टिल यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इफेक्टिवली, लेकिन अगर आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बैठ के बड़ी सारी मीटिंग करते हैं कि जनाब ये मसला आया हुआ है जी, कोई राइट है, कुछ और है, कोई कैलेमिटी है, इसको कैसे हल किया जाए, सो देयर विल बी अ नंबर ऑफ आइडियाज़ दैट विल स्प्राउट देयर, और उनमें से हो सकता है काफ़ी सारे इफेक्टिव भी हों। ठीक है, तो द मोर द नंबर ऑफ आउटपुट इनपुट्स, द मोर देर इज़ अ चांस कि देर विल बी क्वालिटी इन दैट डिसीजन, और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बेहतर हो जाएगी। ऑगमेंटेशन ऑफ विजडम, के इतने सारे लोगों की जो विजडम है वो ऑगमेंट होती है, इकट्ठी होती है, इंक्रीज होती है एक दूसरे, इट बिल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, तो वो आपके लिए प्लस है, तो इसलिए भी लिसनिंग बेहतर है। टॉलरेंस एंड पीस, के जनाब आप ओवर पावरिंग या डोमिनेंट पर्सनैलिटी नहीं है, यू आर एबल टू लिसन एंड यू आर ट्राइंग टू लिसन टू अदर्स, सो दिस शोज दैट यू आर टॉलरेंट एंड यू प्रोमोट पीस। फिर है जी इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, के आप जब ब्रॉड बेस्ड डिसीजन लेंगे या फिर सारों को मिला के सब की इनपुट्स हासिल करते हैं, तो इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। ये थोड़ा सा पहले पॉइंट के साथ ये रेपिटेशन है, लेकिन खैर आगे जनरल एग्जांपल्स भी आते हैं और स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी आते हैं। जनरल एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल CEO है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से इनपुट अगर लेता है, तो देन ही इज़ अ गुड CEO। तो इफ़ ही इज़ अ गुड लिसनर, ही विल टेक इनपुट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, चाहे वो एक्सपीरियंसड है या फिर नया स्टाफ है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं, किस तरह से कंपनी को रीमॉडल किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग। ठीक है जी। स्टूडेंट एंड टीचर, के स्टूडेंट को जनाब टीचर की एडवाइस पे अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो कहे कि मैं बस ये रियाजी की किताब जो है ये याद करके चला जाऊंगा एंड आई विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। मे बी ही कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स, बट द पॉइंट इज के उससे उसका नॉलेज इंक्रीज नहीं होगा, वो रट्टा होगा, एंड दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर गोइंग फॉर। वी प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, वी प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। पॉलिटिशियन वर्सेस टेक्नोक्रेट, अगर एक पॉलिटिशियन है तो वो अपनी तरीके से कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट अगर लगाना चाह रहा है या कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, देन दैट वुड बी रॉन्ग ऑफ हिम। द रीज़न इज के ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड। यही वजह है कि टेक्नोक्रेट्स आर प्रेफर्ड या फिर दे आर कंसल्टेड व्हेन इट कम्स टू डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड। बाई टेक्नोक्रेट कोई भी हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग का टेक्नोक्रेट है, कोई सोशल सिक्योरिटी का हो सकता है, कोई लॉ के बारे में हो सकते हैं। सो टेक्नोक्रेट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोक्रेट्स की सीटें भी हैं हमारी सेनेट में भी मखसूस नशिस्तें हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह कमेटी सिस्टम जो है वो भी स्पेशलाइजेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर वर्क करता है, कि जनाब जिन लोगों के पास रेलिवेंट नॉलेज है वो कमेटीज़ बनाएंगे, उन कमेटीज़ का हिस्सा होंगे, कि लॉ वाले एक कमेटी का हिस्सा हैं, फिर जो न्यू इनिशिएटिव्स वाले हैं या डेवलपमेंट वाले हैं वो दूसरी कमेटी का हिस्सा हैं। दे विल प्रोवाइड देयर फीडबैक ऑन लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा, जो भी है। ठीक है, तो दैट विल हैव मच मोर क्वालिटी। So if a politician takes all the decisions by himself, then there will not be much quality in that. He is not an expert of all those fields. He is an expert of politics and maybe one other or two other fields, but सारी fields को वो effectively जो है मैनेज नहीं कर सकता। So उसको चाहिए कि दूसरों के साथ कंसल्ट करे, टेक्नोक्रेट्स के साथ कंसल्ट करे, या फिर जो फील्ड उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ वो कंसल्ट करके
फिर डिसीजन ले कि ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर है जी डॉक्टर एंड पेशेंट। तो डॉक्टर जो है, अब फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास जी जनवरी की शाम में, शाम 6 बजे एक बच्चा आया है बाइक चला के। तो आपने आते साथ उसको चेक किया है, तो उसके माथे के ऊपर जो है वो ठंडा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो बाइक चला के आया है। सो यू विल से कि तुम्हें तो बुखार नहीं है, इफ़ एनीथिंग यू आर कोल्ड एंड यू शुड गो ईट दिस 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 एंड दिस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हो सकता है उसको टाइफाइड हो या कोई और बुखार हो, क्या उसको कहते हैं, हेपेटाइटिस ई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। So, if a doctor does not take input from his patient, then that can also prove fatal for the patient, because पेशेंट जो है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सका कि कल रात से वो उसको उल्टियाँ आ रही हैं, सुबह से उसको बुखार है, दोपहर को भी उसने कुछ नहीं खाया। तो ये सारी चीज़ें अगर वो डॉक्टर नहीं सुनता, देन ही इज़ अ फूल। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड सेफ्टी गाइडलाइंस। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है और वो अपने जो सेफ्टी इंस्पेक्टर है या सेफ्टी कोच जो है उसकी गाइडलाइंस पे अमल नहीं करता, देन ही इज़ आल्सो अ फूल। क्योंकि अल्लाह ना करे कल को कोई ऊपर से बाल्टी गिरती है, कोई ईंट गिरती है, कुछ और गिरता है, अगर आपने सेफ्टी हेलमेट नहीं पहना हुआ है या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है आप पहने बगैर साइड पे चल रहे हैं, देन इफ़ यू बिकम ए विक्टिम ऑफ साइट एक्सीडेंट्स या फिर लैक ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट की वजह से, then you will definitely rue that decision। ठीक है जी। सो a good worker is always the one who is a good listener। एथलीट एंड कोच। तो एथलीट चाहे अपनी फील्ड में माहिर है या फिर बेस्ट है, बट स्टिल ही नीड्स अ कोच। द रीज़न इज़ के कोच ऑब्जर्व्स हिम, उसकी फिज़िकल कंडीशन का भी ख्याल रखता है, उसकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में भी वो उसको देता है कि जनाब आप इस वक्त टेंशन नहीं लेनी, लोगों की बातें नहीं सुननी, यू हैव द एबिलिटी, यू विल गो देयर एंड विन द ओलंपिक्स फॉर अस। ये सारा कुछ ठीक है। लेकिन अगर एथलीट जो है वो उसकी बात नहीं सुनता है एंड ही गोज़ फॉर हिज ओन इमोशंस और अपनी ही जो फीलिंग्स है उसके साथ जाता है, देन दैट कुड बी वेरी बैड फॉर हिम, कि वो इवेंट में परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सिमिलरली पायलट और वेदर फोरकास्ट है कि जनाब आप जो पायलट है वो अपने तजर्बे की बेस पे सिर्फ जहाज़ उड़ाने नहीं जा सकता कि मैं कराची से जहाज़ उड़ाऊंगा और बर्लिन ले जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ही मस्ट ऑलवेज लिसन टू द वेदर फोरकास्ट, के जनाब रास्ते में जहाँ जहाँ जो मेरा रूट है एयर का, उसमें कहाँ कहाँ पे बारिश है, उसको मैंने अवॉइड कैसे करना है, मैंने किस तरह से दूसरे टावर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है कि जनाब मैं अपना रीराउट कर रहा हूँ, ताकि मैं एक्सट्रीम वेदर जो है उसको अवॉइड कर सकूँ और अपनी फ़्लाइट को जो है वो सेफली मंजिल तक पहुँचा सकूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग। और थोड़ी सी स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल विंस्टन चर्चिल एंड वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में जनाब इंग्लैंड की फतह इसीलिए हुई थी क्योंकि विंस्टन चर्चिल जो है ही वाज अ गुड लिसनर एंड ही लिसन टू हिज एडवाइजर्स एंड ऑल द अदर पीपल इन हिज कैबिनेट, के जनाब वॉर में किस तरह से लेके चला जाए, वॉर को, वॉर में सप्लाईज को किस तरह से मैनेज करना है, वॉर में जो पीपल का पैनिक है, लोगों का पैनिक है, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे हम, या उनको रिलैक्स कैसे रखेंगे, सारा कुछ है। सो दैट इज़ वाई द एलाइज जो है वो फतह पा गए उसमें भी। ठीक है। फिर है जी मार्क जकरबर्ग एंड फेसबुक यूज़र्स। अब जो भी आप देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह है या कोई भी ऐप है, तो वो फीडबैक आपसे मांग रहे होते हैं, आपको कहते हैं जी कि आप फीडबैक दें, आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, व्हाट वुड यू लाइक चेंज्ड इन दिस यूज़र इंटरफेस एंड व्हाट्सएवर। उसकी रीज़न ये है कि मार्क जकरबर्ग इज़ अ गुड लिसनर, ही नोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। और वो कहता है कि जनाब अगर लोग फीडबैक देंगे, मुझे पता चलेगा लोग इस प्लेटफॉर्म से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मुझे ये पता चल जाएगा, फिर आई विल बी बेटर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट आर इन द सिस्टम। और उससे फिर लोगों की जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी, लोगों की जो एस्पिरेशन है दे विल आल्सो बी मेट, एंड आई विल बी हैप्पी मैनेजर ऑफ बिग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। सो मार्क जकरबर्ग इज़ अ ब्रिलियंट एग्जांपल। नेल्सन मंडेला एंड साउथ अफ्रीका, के जनाब नेल्सन मंडेला साहब जो हैं, आपको पता है जी, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर द, क्या उसको कहते हैं यार, अपार्थाइड, सॉरी। ठीक है।
तो अपार्थाइड जब ख़त्म हुई थी तो उसमें नेल्सन मंडेला का बहुत ज़्यादा रोल था, उसने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की ब्लैक्स के राइट्स के लिए। यही वजह है कि नेल्सन मंडेला इज़ आल्सो अ गुड लिसनर, ही लिसन टू द वॉइसेस ऑफ द ब्लैक पीपल, और सारा कुछ जो अंग्रेज़ उनके साथ या वाइट पीपल उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे अपार्थाइड में, ही ऑब्जर्व दैट एंड ही लिसन टू द क्राइज ऑफ हिज पीपल एंड ही लेड साउथ अफ्रीका टू इंडिपेंडेंस या फिर फ्रीडम, जो भी आप उसको कहना चाहें, और दैट इज़ वाई द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम। ठीक है जी। फिर मलाला यूसुफजई एंड गर्ल्स एजुकेशन, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से हैं एंड शी इज़ अ नोबेल लॉरिएट। तो उसने भी जनाब जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके लिए काम इसलिए किया है क्योंकि उसने जो छोटी बच्चियां हैं उनसे पूछा है भाई कि आपकी एजुकेशन के प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उधर की लड़कियों के प्रॉब्लम्स क्या हैं। और जब उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया फिर उसने काफ़ी सारा काम किया है बच्चियों की एजुकेशन के लिए। यही वजह है कि मलाला अमेंडमेंट बिल है या फिर जो स्कॉलरशिप है वो अमेरिका में लॉन्च हो चुका है। दूसरी भी काफ़ी लेजिस्लेशन है वो पूरी दुनिया को इस वक्त इम्पैक्ट करती है। सो Malala Yousafzai is also a good example of listening. She observed the things, she listened to the girls, and she resolved the problems. फिर कायदे आज़म एंड द मुस्लिम्स, कायदे आज़म ने जो काम किया है बर सग़ीर में, बर सग़ीर की तारीख़ बदल के रख दी है। दैट कुड नॉट हैव बीन डन विदाउट इनपुट फ्राम द पीपल। उन्होंने लोगों की बातें सुनी, उनकी रिजेंटमेंट्स देखी कि जनाब हिंदू हमारे साथ ये कर रहे हैं, और देखें कि वी आर नॉट सेफ हेयर। ठीक है, ऑल्दो उनकी अपनी भी इंटेलेक्ट उसमें थी, बट उसमें कॉन्स्टेंटली लोगों की फीडबैक भी आती है, उनकी इनपुट भी है, और उस सारे को ऑब्जर्व करके फिर कायदे आज़म जो है वो साथ साथ अपनी जो ट्रेल है या फिर यूँ कह लें कि अपना जो रास्ता है वो चलते गए। फिर है जी सर सैयद एंड रिसाला असबाब बगावत हिंद के। सर सैयद ने जनाब जो रिसाला जारी किया था कि बर सग़ीर में बगावत क्यों हुई, उसमें काफ़ी सारी इनपुट लोगों की भी थी कि लोग क्या समझते हैं कि उस बगावत के पीछे क्या क्या रीजंस थी और क्या क्या मिसकंसेप्शंस थी जिसकी वजह से ये म्यूटनी ऑफ 1857 हुई है। सो सर सैयद इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल लिस्टर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड सिविल राइट्स मूवमेंट। मार्टिन लूथर किंग आपको पता है जी कि 1960s में एक बड़े लीडर के तौर पे इमर्ज हुए अमेरिका में। उसकी रीज़न यही है कि वो सिविल राइट्स और स्पेसिफिकली ब्लैक राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते थे, एंड ही वाज अ गुड लिसनर। उस जो ब्लैक्स हैं उनकी प्लाइट देखी सुनी और उनको पूछा कि किस तरह से हम इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हमें लेके चलना चाहिए। भाई आपको जो इमीडिएटली आपको कौन से राइट्स चाहिए, इक्वल पे चाहिए या फिर इक्वल राइट टू एजुकेशन है, सारा कुछ है इमीडिएटली। अब जाहिर है ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, एक ही दफ़ा सारा कुछ नहीं हो गया ना। पहले सफ्रेजिस्ट मूवमेंट आई, फिर बाद में सिविल राइट्स मूवमेंट है, आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर भी चीज़ें आ रही हैं। सो मार्टिन लूथर किंग और सिविल राइट्स मूवमेंट, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। फिर डॉक्टर अमजद साकिब, ये पाकिस्तान के हैं, अखुवत वाले जो हैं, ठीक है, और he is a philanthropist और पाकिस्तान he has also been nominated for Nobel Prize I think। तो उनकी भी बहुत सारी खिदमात है। तो उन्होंने भी इस सोसाइटी के लोगों की, इस सोसाइटी की ख़वातीन की जो प्लाइट है वो देखी सुनी, उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है जी, हमें लोन नहीं मिल रहे, और लोन अगर मिलते हैं तो लोन शार्क्स हैं, दे ट्राई टू इंडेट अस, और फिर हम सारी ज़िंदगी जो है उनके लोन चुकाते रहते हैं। सो ही लॉन्च्ड अखुवत, और वो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोग्राम्स हैं, वो फिर बाद में आप इजीली रीपे भी करते हैं, और ख़वातीन जो है इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। ठीक है जी। सिमिलरली डॉक्टर यूनस हैं, ग्रामीण बैंक वाले, जो कि बांग्लादेश से हैं, जिन्होंने यही बेसिकली माइक्रो फाइनेंस का काम शुरू किया था, और बांग्लादेशी विमेन जो है उनके लिए ये ज़्यादा फिजिबल था, उनको फाइनेंसिंग दी, और उन्होंने छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट्स हाउस घर से ही शुरू कर दिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुई है। एंड अब्दुल सत्तार इज़ी फ्राम पाकिस्तान, उन्होंने देखा और सुना, यतीम बच्चों को देखा और सुना कि जनाब इनको छोड़ के चले गए हैं माँ बाप। ठीक है, अब ऑब्वियसली इतना छोटा बच्चा तो नहीं कह सकता कुछ भी, जाहिर है वो बिल्कुल नौमौलूद बच्चों को छोड़ के चले जाते थे। सो ही हैड टॉक्स विद द सोशल एक्टिविस्ट एज वेल, कि जनाब ये बच्चे जो हैं ये किसके हैं। वो बताते थे जी कि लोग बस छोड़ के चले जाते हैं जिनको नहीं चाहिए होते। ठीक है, सो ही लिसन टू अदर पीपल्स फीडबैक कि जनाब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है।
एंड ही केम अप विद दिस आइडिया कि जनाब हम ईदी फाउंडेशन बनाएंगे जहाँ पे जो बच्चे हैं हु आर लेफ्ट अलोंग द स्ट्रीट्स या ऑन द रोड, उनको मैं लेके अपने झूले में ला के रखूँगा एंड आई विल टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, एंड ही इज़ वन ऑफ द लेजेंडरीज ऑफ पाकिस्तान, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, मे अल्लाह बी हैप्पी विद हिम। तो ये थी जी सारी हमारी डिस्कशन इसके ऊपर। अब इसमें आगे आप जाके क्वालिटीज़ ऑफ गुड लिसनिंग या फिर हाउ टू बी अ गुड लिसनर, वे फॉरवर्ड वगैरह सारा कुछ वो आप इसमें डाल सकते हैं एंड दैट वुड बी अ कंप्लीट ऐसे फॉर यू। ऐसे आपका टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट क्या बनाई है, आपने उसकी डायरेक्शन क्या रखी है, आप उसको किस साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं। सो इस पे काफ़ी लंबी हमने डिस्कशन की है। आई होप दैट इट विल enhance your knowledge a lot, and I hope that it will motivate you more to attempt the reflective and literary essays कि किस तरह से उनको हम डाइसेक्ट करके डिफरेंट एंगल्स में जाके उनकी ज़रा स्क्रूटनी करें, उनको देखें, उनके पॉइंट्स बनाएं, फिर हम उसको लिख सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह थिंग्स विल टर्न आउट वेल, क्योंकि अब हमें देखने को में नज़र आ रहा है कि जी CSS की जो ऐसे की डायमेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती जा रही है हर साल के साथ ही। मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टूवर्ड्स द यूपीएससी स्टाइल, लेकिन यूपीएससी का स्टाइल और है, वो 2-3 ऐसे लिखना कहते हैं हज़ार वर्ड्स के। इन कंट्रास्ट दिस इज़ अ 2500 वर्ड ऐसे। तो आपने 2500 वर्ड वाले की ही प्रैक्टिस करनी है, लेकिन फिर उसको इलांगेट कैसे करना है, स्ट्रेच कैसे करना है, अपने पहले आप आर्गूमेंट्स देंगे, पहले आप उसके बारे में रीजनिंग करेंगे, उसके एग्जांपल्स वगैरह देंगे, फिर बाद में आप चैलेंजेस, प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह या कॉजेज इफेक्ट सॉल्यूशंस जो भी आप देना चाहें वो दे के आप अपना पूरा ऐसे बना सकते हैं। 2500 वर्ड्स का हो जाए, 2200 वर्ड्स का हो जाए, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। एंड मेरा गला भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू टेक सम वाटर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने एसए की तैयारी करनी है या जिन लोग एसए पढ़ना चाह रहे हैं वो इससे भी मदद हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वैसे मेरे से एसएस की वैल्यूएशन करवानी है तो ये स्क्रीन पे नंबर है जी, इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर एसएस इवेल्युएटेड फ्रॉम मी। अगर आपने प्रीवियस इवेल्यूएशंस देखी हुई हैं तो यू नो कि मैं किस स्टेप तक जाके आपके एसएस को इवेल्युएट करता हूँ। So this was all from my side. I hope that you like it and share it with your friends as well. I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.